पूरी रात टो लेने के बाद आज सुबह हमास ने गाजा तल अल सुल्तान राफा में फिर से एक्सप्लोजन किया और इतना बड़ा एक्सप्लोजन था कि उसमें पूरा के पूरा आईडीएफ का मरकवा टैंक उड़ गया। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। 21 जून 2024, 21 जून 2024। आज की जो घटनाएं हैं ये फिर जो हम थीम लगातार पिछले कई दिनों से परस्यू कर रहे हैं, जिसमें साफ हो चुका है कि इजराइल बैकफुट पे आ गया है और वो अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा है। ये सारी बातें साबित होती जा रही हैं। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से इजराइल को पंगु बना दिया, इजराइल के इलाके जला दिए, जिस तरह से इजरायली खुद कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह अगर हमला करता है या इजराइल की हिजबुल्लाह से खुला युद्ध होता है तो हिजबुल्लाह 72 घंटे में पूरे के पूरे इजराइल को अंधकार में डुबो देगा। और अंधकार की बात आई तो आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं कि एक नया ग्रुप वेस्ट बैंक में फॉर्म हुआ है, रात के राजकुमार, नाइट्स ऑफ द नाइट, रात के राजकुमार। और ये ग्रुप इसने जो अपनी पहली हैरत अंगेज जो इसने एक कारनामा किया है, उससे पूरी इजरायली सेना, खासतौर पे जो वेस्ट बैंक में जो यूनिट्स ऑपरेट कर रही हैं, वो बिल्कुल घबराई हुई हैं, क्योंकि इस तरीके का जो ऑपरेशन है ये पहले कभी नहीं हुआ। अब चलिए हम आपको बताते हैं पूरे आज दिन भर की घटनाओं के बारे में। देखिए, सबसे पहले यमन ने जिस तरीके से यमन हमला कर रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एक यूएस की जो एक वॉरशिप आइजनहावर वहां पर यमन में एक तरह से डिप्लॉयड थी और जो लगातार यमन पे हमला कर रही थी, और जहां से जो अमेरिका और यूके के जो प्लेन्स हैं वो यमन पे बमबारी कर रहे हैं, तो आइजनहावर जो है वो पीछे हट गई मतलब उसने मैदान नहीं छोड़ा, लेकिन वो उस तरीके से सक्रिय नहीं। तो एक और एस्पाइड्स नाम का ऑपरेशन नेटो ने और ईयू ने, जो यूरोपियन यूनियन है, उसने एक और ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन एस्पाइड्स, जिसको एक ग्रीक कमांडर हैं ग्राई पैरिस। तो ग्राई पैरिस जो है वो कमांडर थे और कमांडर हैं, और एस्पाइड्स ऑपरेशन है। इसमें 4 मिलिट्री फ्रिगेट्स, जो कि एक तरह से मिलिट्री नेवल वॉरशिप्स होती हैं, वो 4 फ्रिगेट्स उनके अंडर थी। और उनका ब्रीफ ये था कि वो यमन पे जो यमन मार रहा है जहाजों को रेड सी पर, वो भी एक छोटे एरिया में, वो जो बाब अल मंदाब है और जो जिबौती और यमन के बीच का जो बाब अल मंदाब स्ट्रेट है, उसको वो प्रोटेक्ट करें उन्होंने। अच्छा, और अभी बात सामने अभी आई है, लेकिन ये बात करीब 15 दिन पहले की है जब इनको डिप्लॉय किया गया। आज उनका खुद का बयान आया, मतलब ये बात दुनिया से ईयू ने छुपाई थी कि उसने एक अपनी फोर्स डिप्लॉय की है, क्योंकि ईयू का अपनी फोर्स को डिप्लॉय करना यमन के खिलाफ ये बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन है। ये कोई ईयू का अलग पार्लियामेंट होता है, ईयू के कुछ अलग से कुछ कंट्रीज को उसमें सहमति देनी होती है, लेकिन ये जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर इस तरीके का एक ऑपरेशन किया। तो ऑब्वियसली अमेरिका के कहने पर अमेरिका और ब्रिटेन को पता था, और जर्मनी और फ्रांस के इसमें जो 4 वॉरशिप्स फ्रिगेट्स थी वो जर्मनी और फ्रांस की थी, 2-2। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, बाकी जो ईयू के देश हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, और भी इटली है, स्पेन है, इन लोगों को कोई भी खबर नहीं। स्पेन तो आप जानते हैं कि पैलेस्टीनियन राज को वो मतलब पैलेस्टीनियन स्टेट को वो एक तरह से रिकग्नाइज कर चुका है। अब आप देखिए कि जो ग्राई पैरिस, जो इस पूरे एस्पाइड्स मिशन के जो कमांडर थे, उनका बयान आज आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी 4 फ्रिगेट फेल कर गई हैं बुरी तरह से, हम यमन को नहीं रोक पाए हैं। ये सच्चाई, हम यमन को नहीं रोक पा रहे हैं। और उसमें क्या हुआ कि फ्रांस की जो एक फ्रिगेट थी वो तो वापस चली गई, तो अब वो 3 फ्रिगेट्स केवल रह गई हैं। और वो ये कह रहे हैं कि 3 फ्रिगेट से हम जो छोटा हिस्सा है, पूरे लाल सागर तो छोड़ दीजिए आप, या गल्फ ऑफ एडन या इंडियन ओशन छोड़ दीजिए, जो लाल सागर का भी छोटा हिस्सा है बाब अल मंदाब, उसको भी हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जहां से 40 से 50 शिप्स लगभग गुजरती हैं, जिनका कहीं ना कहीं इजराइल से कनेक्शन है, और रोज यमन 5 से 7 शिप्स को मार रहा है और बाकियों को वो वापस जाने पे मजबूर कर दे रहा है। उसने बिल्कुल ठप कर दिया है जो व्यापार बाब अल मंदाब में होता है। अब आप देखिए, और जो ग्राई पैरिस हैं, उन्होंने अभी वो वापस यूरोप गए थे, और साइप्रस में भी जो साइप्रस में एक ईयू का एक बड़ा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है
जो ग्रीस से पास है, और क्राई पैरिस भी जो है, ये ग्राई पैरिस ये भी ग्रीक हैं। तो साइप्रस में एक बड़ा जो ईयू का एक तरह से मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, खासतौर पे नेवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन, वहां पर ये गए, उन्होंने अपने सुपीरियर्स के सामने ये बात रखी, लेकिन उनके सुपीरियर्स ने उनसे कहा हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इस समय, क्योंकि अभी जो पूरी स्थिति है वो उसमें यमन का अपर हैंड है, और यमन को इससे ज्यादा करने का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं यमन के खिलाफ खुला युद्ध, यमन के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा करनी पड़ेगी। और अभी तो जो चल रहा है अघोषित युद्ध तो चल ही रहा है, अघोषित युद्ध यमन के खिलाफ चल रहा है। इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया, उसके पहले भी बताया कि लगातार इस तरीके से अमेरिकन स्ट्राइक कर रहे हैं यमन के ऊपर, और यमन जो जवाब दे रहा है उसमें अमेरिकन वॉरशिप्स भी जो अलग से, इसके ये जो 4 फ्रिगेट्स हैं इनके अलग जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं वो कभी आती हैं, फिर वो उनको नुकसान होता है, क्षतिग्रस्त होती हैं, फिर वो वापस चली जाती है, वो एक अलग किस्सा है। तो ईयू के लोग कह रहे हैं कि अगर हम उसमें पड़े तो अमेरिका की तरह हमको भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमने ये जो ऑपरेशन एस्पाइड्स था, ये एक डिफेंसिव ऑपरेशन था, हमने उसकी तरह से इसको प्लान किया था, तो इसलिए हम इससे ज्यादा आपको नहीं दे सकते। और उसके बाद ग्राई पैरिस ने एक और उसने बयान दिया, उसने कहा कि इस तरह से जो यमन पे मिसाइल्स जो यमन पे एयर स्ट्राइक्स यूएस और यूके कर रहे हैं इजराइल को मदद करने के लिए, क्योंकि यमन जो है वो गाजा में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे तो मतलब उसने एक शब्द एक फ्रेज यूज किया कि वो उनके मतलब जो उनकी स्किन है, जो त्वचा है उसका 1% हिस्सा भी नहीं जला पाए हैं। अंदर की बात तो छोड़ दीजिए आप, they have been barely able to touch Yemen's skin। तो ये जो बात है, देखिए ये हम लोग की उस बात को कंफर्म करती है यमन ने किस तरह से ट्यूटर जहाज जो है वो डुबो दिया, और बड़े बड़े जो और भी जहाज हैं उन पे हमला किया, और लगातार हमले कर रहे हैं। और ये जो 4 फ्रिगेट्स हैं ये यमन के जो ईयू ने डिप्लॉय की, ये यमन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। ऑपरेशन एस्पाइड्स फेलियर है। इसके पहले जो अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन यमन के खिलाफ चलाया तो वो भी फेलियर है, दोनों ही फेलियर है। अब हम देखिए हिजबुल्लाह पे आते हैं। हिजबुल्लाह की जो पूरी सिचुएशन है, फिर वही बात जो कल से जो लगातार पिछले 3-4-5 दिनों से थीम चल रही है, और आज भी कंटिन्यू की कि हिजबुल्लाह 72 घंटे में इजराइल को बंद कर सकता है, अंधकार में उसको डुबा सकता है, और उसके साथ साथ 5 घंटे के अंदर इजरायली फोन्स चलना बंद हो जाएंगे। और जो इजराइल के जो सेटलर्स हैं उनका भारी मात्रा में कत्लेआम होगा, क्योंकि वो इजराइल की जो प्लानिंग है कि सेटलर्स को आगे रखो, हम पीछे रहें, उधर हिजबुल्लाह रहे। अब मतलब एक जो इवल माइंड इजराइल का है वो सामने आ रहा है कि वो उसकी प्लानिंग ये जो बार बार हमको भी लग रहा था कि जब हिजबुल्लाह से मार खा रहे हैं इजराइल तो क्यों बार बार कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह पे हमला करेंगे। अब वो देखिए जो एक उसका प्लॉट है या जो पूरी एक उसका रहस्य सामने आया, और रहस्य ये है कि कहीं ना कहीं इजराइल चाहता है कि अपने सिविलियंस को आगे कर और हिजबुल्लाह से वॉर शुरू करे, ताकि हिजबुल्लाह जो मारे ये सोच के कि हम आईडीएफ को मार रहे हैं उससे सिविलियंस मारे जाए, इजरायली सिविलियंस। खुद इजराइल चाह रहा है कि हमारे इजरायली सिविलियंस मारे जाएं, और ताकि दुनिया में वो ये कह सकेंगे देखिए हिजबुल्लाह हमारे सिविलियंस को मार रहा है। ये बहुत ही खतरनाक, और ये चीज लेकिन एक्सपोज हो गई, ये चीज एक्सपोज हो गई। ये चीज काफी हद तक हिजबुल्लाह का जो स्पाई नेटवर्क है उसने भी एक्सपोज की। और यमन में जो पिछले दिनों जो मैंने बताया था आपको कि मोसाद से लेके CIA के बहुत सारे एजेंट्स यमन में पकड़े गए, तो सबसे पहले यमन में खुलासा हुआ, और यमन में जो लोग पकड़े गए उनको लेके US UK ने कहा कि इनको आजाद करो जल्दी, ये तो टूरिस्ट हैं या वहां ऐसे ही गए हैं, कुछ इस तरह की बात। वहां टूरिस्ट यमन में इस समय युद्ध चल रहा है, मतलब यमन में टूरिस्ट पहुंच गए कैसे, ये भी एक सवाल है। तो यमन ने कहा कि हमको वाइटल इंफॉर्मेशन मिली है और जो हम UN को सीधे देंगे। उसने UN को दी भी ये वाली बात कि इस तरह की प्लानिंग है कि इजरायली सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करना इजरायली आर्मी द्वारा हिजबुल्लाह के खिलाफ, हिजबुल्लाह को बदनाम करने के लिए। यमन ने इस बात को EU को बताया, और उसके बाद उसने ये चीज जो है वेस्टर्न मीडिया तक को बताई, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने इसको जानबूझ कर दबा दिया इस खबर को। लेकिन फिर भी अरब जो मीडिया है, जो इंडोनेशिया और मलेशिया का जो मीडिया है, उसने इस चीज को छापा है,
और ये बात देखिए अब काफी खुल के सामने आ गई। अमेरिका भी इजराइल को उस तरह से डिफेंड नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं बैकफुट पे अमेरिका को जाना पड़ रहा है। अब देखिए हम यहां पर आते हैं जो दो घटनाएं जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जिस बहादुरी से जो दो घटनाओं को अंजाम दिया। राफा में देखिए क्या है कि जो आज सुबह जो हुआ, तो इसकी ये एक सेपरेट ऑपरेशन था जो ताल अल सुल्तान के दक्षिण की साइड हुआ। जिसमें कई आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए और जिसमें मरकवा टैंक उड़ा दिया गया, और वो जिस प्रिसिशन से उड़ाया गया है वो काबिले तारीफ है। और आप लोग भी गौर करिए क्या है कि एक एरिया जो है, जब इधर लड़ाई सब ताल अल सुल्तान और राफा में और जगह चल रही थी, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एम्बुश ऑपरेशन में हमास ने आईडीएफ के सोल्जर्स को मार गिराया। पिछली बार ये भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एक पहले सोल्जर्स को मारा, फिर उनको गलियों में फंसाया, उसके बाद उधर से हमास फाइटर्स आए, उन्होंने मारा, फिर उसके बाद वो जो शबूरा में घटना हुई थी, तो और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर्स आए, हेलीकॉप्टर्स पे भी पहली बार वार किया गया, हमास ने वार किया। तो ये जो पूरी चीज है ये एक तरफ चल रही है शबूरा के आसपास। उधर क्या है, शबूरा थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ताल उल सुल्तान जो राफा में उसके उत्तर में, उधर दक्षिण में जो पूरी चीज चल रही है अल मदारिस स्ट्रीट के आसपास, वहां क्या है कि एक लंबे समय से एक आईडीएफ फोर्स वहां छुपी हुई थी, वो घात लगा के बैठी थी। उसका ये काम था कि जो भी हो रहा है नॉर्थ में होने दो, तुम्हारा काम है कि यहां पर उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि हमास का एक बड़ा सेल है, इसको तुम्हें पेनिट्रेट करके इनकी सुरंग तक पहुंचना है और वहां से होस्टेजेस छुड़ाने हैं। ये और वो वहां करीब 15-20 दिन से थे। उनको ये लेकिन नहीं पता था कि हमास को पता है कि वो वहां थे। उनको ये नहीं पता था, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमास को पता है कि वो वहां वो टोले रहे थे और इतने लंबे समय से बने हुए। तो हमास उनको वॉच कर रहा था, और हमास के जो जासूस हैं वो लगातार इस चीज को देख रहे थे कि ये इजरायली फोर्स धीरे धीरे एक सुरंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसको पक्की इंफॉर्मेशन है कि उस सुरंग के अंदर होस्टेजेस हैं और सही टाइम पे उस सुरंग के अंदर घुस के होस्टेजेस को छुड़ाएगी। इस तरह की उसकी ब्रीफ थी। अब हमास वॉच कर रहा था, तो हमास ने क्या किया, उस सुरंग और जो अल मदारिस पे जो आईडीएफ फोर्स थी, इसके बीच का डिस्टेंस करीब 3 किलोमीटर का, मतलब करीब 2.5 किलोमीटर समझ लीजिए, 3 नहीं, 2 से 2.5 किलोमीटर। अब इस 2 से 2.5 किलोमीटर में धीरे धीरे, सोचिए पिछले 15 दिन से वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल कॉशियसली, जैसे मतलब एकदम वेट एंड वॉच वाली। और इधर उधर उनके आसपास लड़ाई हो रही है, आईडीएफ के सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। इस आईडीएफ फोर्स को कहा गया था, उसके वो बाकी जो आईडीएफ के लोग मारे जा रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल आपको इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका लक्ष्य वो है, वो वाली सुरंग है। तो ये सुरंग की तरफ जो जैसे जैसे ये बढ़ती गई और 2-2.5 किलोमीटर का जो रास्ता सोची करीब 10 से 15 दिन में इसने कवर किया। लेकिन सुरंग के जस्ट 100 मीटर पहले हमास ने माइन बिछा दी थी, और वो माइन जो है वो इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी माइन आज तक की आप विश्वास नहीं करेंगे। पहले जो माइंस होती हैं, जो पहले भी हमास ने माइंस प्लांट की हैं जमीन के अंदर, उनके ऊपर से इजरायली व्हीकल गुजरी हैं तो वो डेटोनेट हो गई हैं, चाहे वो सेंसर से वो डेटोनेट हुई हो या उनको दूर से हमास ने मतलब डेटोनेट किया। लेकिन जो उसकी साइज माइंस की होती थी वो कभी आप ये देख लीजिए कि 2 फीट की, 3 फीट की, इससे ज्यादा नहीं होती थी। और जो इजरायली व्हीकल्स हैं, इनकी चौड़ाई होती है वो इससे ज्यादा होती है, वो काफी मतलब और ज्यादा चौड़ी होती है। तो उतनी चौड़ी माइन अभी तक हमास नहीं बिछा पाया था, जो पूरा के पूरा एक टैंक को या व्हीकल को इस तरह से उड़ा दे कि वो पूरी की पूरी मतलब ब्लास्ट कर जाए, वहीं पर कच्चे उड़ जाए। अभी तक क्षतिग्रस्त होते थे, लोग मारे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इस बार क्या किया है कि वो जो सुरंग थी जिसकी तरफ आईडीएफ सोल्जर्स बढ़े थे, उनके साथ टैंक्स थे, 2 मरकवा टैंक्स भी थे, वो भी पूरे कैमोफ्लाज थे, उनके ऊपर पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऑर्डिनरी कोई व्हीकल है। ये आईडीएफ के सोल्जर्स भी पूरा ये कैमोफ्लाज थे, ऐसा लग रहा था कि ये लोग कोई इंसान नहीं, कोई मतलब झाड़ी और उस तरीके से पूरा जो एक गेटअप होता है वो पूरा लग रहा था। ये लोग जाके एक जगह स्टेशनरी हो जाते थे, कोई अगर देखे भी तो उनको लगे ताकि कि ये तो कोई झाड़ियों का झुंड है या कोई झुरमुट है। और इस पूरी एक सिचुएशन में हमास अपनी माइन जो उस सुरंग के 100 मीटर दूर पे
एक लंबी माइन बिछा रहा था। वो जो माइन है वो करीब आप सोचिए कि 8 से 10 फीट, तो कहाँ 2-3 फीट, 8 से 10 फीट लंबी माइन हमास ने बिछा दी। और उसके बाद जब वो पूरी फोर्स उससे गुजरी है आज सुबह, पूरा का पूरा मरकवा टैंक उड़ गया, परकच्चे उड़ गए। उसमें जितने भी लोग थे मरकवा टैंक के अंदर वो मारे गए। उसके साथ जो इन्फेंट्री चल रही थी, जो इन्फेंट्री करीब, जैसे आपको मैंने बताया कि करीब 15 दिनों से, और करीब 14 से, शायद मैंने संख्या पहले नहीं बताई, 14 से 15 जो आईडीएफ सोल्जर्स थे वो उसके आसपास, उसमें कम से कम 7 तो वहीं मारे गए। और उसके बाद जो एक हेलीकॉप्टर आया, उसके बाद उस हेलीकॉप्टर पे भी सीधे हमला किया। और इस बार हेलीकॉप्टर को जब वो लैंड कर रहा है तब नहीं हमला किया, जब वो एयर में था तो सैम 7 मिसाइल हमास ने मारी, जब वो एयर में था, और उसके टेल में लगी, उसमें फिर से आग लगी और उस हेलीकॉप्टर को वापस जाना पड़ा। और हमास ने लगातार गोली चलाई और घंटों ये पूरा कांड चला है, जिसके अंत में अभी जो पूरी सिचुएशन है उसमें आईडीएफ ने एक्सेप्ट किया है कि उसके 4 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविकता में करीब 12 आईडीएफ सोल्जर्स वहां मारे जा चुके हैं। ये देखिए एक बड़ी घटना हुई। इसके अलावा कम से कम 6 जगह सेंट्रल गाजा में, ईस्टर्न गाजा में और सदर्न गाजा में, राफा में आसपास सीधे सीधे भिड़ंत हुई हमास की आईडीएफ से, और उसमें कई जगह आईडीएफ को पीछे करने में हमास के फाइटर्स कामयाब रहे। एक भी देखिए जगह ऐसी खबर नहीं आ रही है कई दिनों से पिछले, कि किसी भी इस तरह की लड़ाई में, चाहे वो गुरिल्ला वॉर, चाहे वो गुरिल्ला स्ट्राइक हमास कर रहा है, या सीधे सीधे सामने आके पॉइंट ब्लैंक रेंज से इजरायली सोल्जर्स को मार रहा है, ये चीज नहीं आ पा रही है कि हमास कहीं पीछे हटा। ये आईडीएफ भी नहीं कह पा रहे हैं। आईडीएफ तो सबसे पहले कहता था, जब नहीं भी होता था, हमास जीत भी जाता था, तब भी कहता था कि हमास हार गया। आज तो ये स्थिति है कि वो एकदम जैसे चुप्पी साध ली इजरायली मीडिया ने। ये पूरी सिचुएशन। अब देखिए, अब हम उस घटना पे आते हैं वेस्ट बैंक की, जिसमें रात के राजकुमार, जहां पर हमास और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने एक नया ग्रुप बनाया, रात के राजकुमार। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने 6 इजरायली चेक पॉइंट्स, ट्यूबस से लेके नाबलस से लेके अल खलील, ये पूरे जो तीन जो जगह हैं, और कलकलिया, 4 जगह, इन लोगों ने 4 जगह साइमल्टेनियसली अटैक किया रात में। और ये अटैक अब पता चला है कि अनाउंस आज हुआ है, लेकिन ये अटैक पिछले 5 दिनों से चल रहा है। और इस अटैक में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ इजराइल के जो सेटलर्स हैं, जिनको जो इलीगल सेटलर्स हैं, अमेरिका भी इलीगल मानता है उनको, उनके खिलाफ सैंक्शंस की बात कर चुका है, लेकिन इजराइल उनको अलाउ कर रहा है कि और ज्यादा सेटलमेंट करो और ज्यादा आगे बढ़ो। एक इजराइल का मिनिस्टर है स्मोट्रिच, तो उसके पर्सनल स्टेक्स भी वहां है। उसने एक बड़ी जमीन कब्जा की है वेस्ट बैंक में, तो वहां पर उसको वो लीगलाइज करना चाहता है। और वो तो सेटलर्स को इधर जो है काफी बसाया गया था। तो ये जो रात में जो घटनाएं हुई हैं, अब पता चला है कि इसके पीछे कम से कम 52 इजरायली सेटलर्स या तो मारे जा चुके हैं और या उनको अगवा कर लिया गया है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने। और जब आज अनाउंस हुआ कि 52 इजरायली सेटलर्स या तो मारे जा चुके हैं या वो अगवा कर लिए गए हैं, तो इजराइल के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको एक्नॉलेज करें कि डिनाई करें। उनकी जनता सड़क पे आ गई है फिर से। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जनता सड़क पे आई, और जनता आज फिर सड़क पे आ गई। और जनता ने एक ही सवाल पूछा कि अगर तुम इधर हिजबुल्लाह पे अटैक की बात कर रहे हो, तुमसे वेस्ट बैंक और गाजा नहीं संभल रहा है, और आईडीएफ इस चीज के बारे में अपना डिसेंटिंग नोट दे चुका है। कल ही आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमास जो है उसको हराया नहीं जा सकता, वो एक विचार है, वो हराया नहीं जा सकता। और आज उन लोगों ने रात के राजकुमार, ये जो पूरा ऑपरेशन जो हमास ने लॉन्च किया था, इसके बाद इसको आज एक तरह से दुनिया के सामने लाया गया कि देखिए पिछले 4-5 रातों से इस तरीके के ऑपरेशन हो रहे हैं। और रात की जो, क्योंकि देखिए रात की लड़ाई का एक अजीब हिस्ट्री रही है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। मैं हर चीज, अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे हम आपको हमेशा एक बैकग्राउंड देते हैं। कोई भी घटना घटती है उसका एक बैकग्राउंड होता है, क्योंकि ये बड़ी ऐतिहासिक जगह। अच्छा, मैं चाहूं तो आपको 1948 के पहले का भी बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि भाई ये जेरूसलम वाली जगह है। यहाँ पर अलेक्जेंडर से लेके और उसके बाद लगातार, मतलब जो
मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुआ वो, उसके बाद सलादीन की जो लड़ाई जेरूसलम को फ्री करने के लिए, बहुत सारी ऐसे इन्हीं सब जगहों पे जाफा और जेरिको और हिब्रॉन और जो आज जहां ट्यूबस और नाबलस है, यहाँ पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई। लेकिन उतना मैं पीछे नहीं जाता हूं। अभी मैं आपको बताता हूं कि रात में कम से कम देखिए 1948 में, 1952, 1956-57, जिस समय वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास था, उस समय की बात बता रहे हैं, क्योंकि वेस्ट बैंक इजराइल ने 1967 की जो 6 डेज वॉर थी उसके बाद जॉर्डन से हटे आया। लेकिन 1956, 1952, 1956, 1958, 1962, 1965 और उसके बाद 1971 जब इजराइल ने कब्जा कर लिया, लगातार जो है रात में इजराइल के खिलाफ यहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं। जब ये जॉर्डन के पास था तो यहाँ से फाइटर्स इजराइल की तरफ आते थे, मार के चले जाते। तो रात में ये खासियत है वहाँ की एक, और उसकी एक जो पीछे की हिस्ट्री है उससे वो चीज़ जुड़ी है, क्योंकि ये एक जगह जो है खास तौर पे यहाँ पर, मतलब जो ये पूरा इलाका है वेस्ट बैंक का, यहाँ पर जो एक असैसिन्स क्रीड होती थी, जो आपने इंग्लिश में असैसिन्स का नाम सुना होगा, जो भाड़े में आज जो जिनको ये काम दिया जाता है कि किसी को मारो और भाड़े से, तो उनको असैसिन्स कहा जाता है। ये शब्द असैसिन्स कहाँ से आया? ये ओरिजिनल जो अरबिक वर्ड है हशाशीन, और ये जो है माउंट, मतलब एक जो माउंट सिनाई पे भी और सीरिया के भी एक पहाड़ पे एक सूफी ग्रुप था, और जो जेरूसलम में एक, मतलब जो जब सलादीन ने जेरूसलम की लड़ाई लड़ी 1187 में, उस समय उसने सलादीन की हेल्प की थी, हशाशीन ग्रुप ने। और फिर वो ग्रुप धीरे धीरे इस तरह का ग्रुप बन गया जिसने कई क्रूसेड्स के दौरान कई उसने जो क्रिश्चियन किंग्स थे जो जेरूसलम वापस लेना चाहते थे और नहीं ले पाए, मतलब फाइनली तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन ताकतों ने जेरूसलम पे फिर से कब्जा किया। उसके बीच लेकिन जो पूरा इतिहास है 1127 और 1918 और 20 के बीच का, पूरा लगभग 1000 साल का, उस पूरी अवधि में जो हशाशीन्स हैं उन्होंने क्रिश्चियन किंग्स को असैसिनेट किया, कई क्रिश्चियन किंग्स को असैसिनेट किया, जिनकी रहस्यमय मृत्यु हुई। इंग्लैंड के किंग, फ्रांस के किंग, डेनमार्क के किंग, स्वीडन के किंग, ये सब, और रात में वो लोग करते थे। और उनका जो है सनाए, मतलब इजिप्ट, सीरिया और वेस्ट बैंक, ये पूरा ट्रायंगल उनका था और इसी में वो काम करते थे। तो ये जो हिस्ट्री है, अब आप देखिए, ये आज के दौर में ये फिर से रात के राजकुमार जिंदा हो गए, और ये जो पूरा, और इसमें इजराइल ही नहीं घबरा रहा है, इसमें पूरा वेस्ट घबरा रहा है। पूरे वेस्ट में ये आज चर्चा है, आज चर्चा थी कि ये जो एक नया ग्रुप पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अनाउंस किया है, इसके आगे, क्योंकि ये देखिए चीजें, इतिहास में जो क्रूसेड्स हुए थे उसमें जो मुस्लिम फोर्सेस थे वो जीत गई थी ना। वो तो भाई उन्होंने जेरूसलम भी कब्जा कर लिया, अल्टीमेटली तो क्या था कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1453 में सुलेमान द मैग्निफिसेंट जो ऑटोमन एम्परर था, उसने जो कैप्चर किया था कॉन्स्टेंटिनोपल को। आज तक कॉन्स्टेंटिनोपल जो बाइजेंटाइन क्रिश्चियन एम्पायर की सीट हुआ करती थी, ईस्टर्न रोमन एम्पायर की, उसको जो उसने कैप्चर, आज तक वो टर्की के पास है, उसको लेके काफी बवाल में भी हुआ था। तो ये देखिए, ये बड़ा हिस्टोरिकल लैंड है, इसमें क्रूसेड्स हो चुके हैं, इसमें ये सारी चीजें हो चुकी हैं। और वहीं पर जो है पिछले 4-5 रातों से जो 52 इजरायली सेटलर्स अगवा किए गए हैं, और जो मैसेजेस जो यहाँ के रात के राजकुमारों ने भेजी है, वो ये भेजी है कि हम अगला हमला वेस्ट पे करेंगे, हम वेस्ट बैंक को इस्तेमाल करके पश्चिमी देश जो इजराइल की मदद कर रहे हैं उन पे हम सीधा हमला करेंगे। ये सीधी बात है, रात के राजकुमारों का संदेश है। और ये उन्होंने कहा है कि जो इस्लाम की ग्लोरी थी, जो इस्लाम की असली ग्लोरी है, 9/11 या अल कायदा या इस तरह, या ये जो आपका मतलब अल कायदा के बाद जो आइसिस बना, उस तरह वो हम नहीं है, वो तो अमेरिका और इजराइल ने बनाया। ये सारा 9/11 से लेके आइसिस तक। लेकिन जो इस्लाम की ताकत जो 7 अक्टूबर को दिखाई पड़ेगी, इंसाफ के लिए लड़ने वाली ताकत इस्लाम है, और वो आदताइयों को नहीं छोड़ती। तो हम बदला लेंगे और हम बदला लेंगे बहुत सारी चीजों का। जो इराक पे जो इन्वेजन हुआ 2004 में, उसके बाद जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह किया गया, जिस तरह से अमेरिका ने तेल के लिए अभी भी मिडिल ईस्ट में अपने
इतने सारे मिलिट्री बेसेस रखे हुए हैं, हम इन सारी चीज़ों को तबाह करेंगे। एक नया आंदोलन फिलिस्तीन में, वेस्ट बैंक में उभर गया है, जो फिलिस्तीनी आज़ादी के लिए तो लड़ ही रहा है, उसका फौरी कार्यक्रम फिलिस्तीन को आज़ाद कराना है, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म कार्यक्रम है वो जिस तरीके से वेस्ट ने, नेटो ने, अमेरिका में जिस तरह से अरब लैंड्स को रौंदा है और लूटा है, उसके खिलाफ एक जिहाद का पूरा नारा है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।